हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी मिरर पर। चलिए शुरू करते हैं। आज से फिर आपका 17 प्रैक्टिस सेट, इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट आप कर चुके हैं। जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं वो भी जान लें कि हमारे चैनल पर यानी कि आपके ही चैनल पर हिंदी मिरर पर 16 प्रैक्टिस सेट UPHESC यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी की जो वैकेंसी निकली है, इसके 16 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं ये। अगर आज ही आप जुड़े हैं तो उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। और आज से हम 17 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 17 जो प्रैक्टिस सेट है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, जो सामान्य आपका सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन, उससे संबंधित यहाँ पर जितने भी यूनिट हैं उनमें से सभी मिक्स करके क्वेश्चंस लिए जाते हैं। और मुझे उम्मीद है जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट मैराथन हो चुकी है वो सभी आपको पसंद आएंगे। जो दोस्त आज ही जुड़े हैं उनको बता दें कि हिंदी मिरर पर 2 यूनिट 2 आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। इससे संबंधित UPHESC से संबंधित आपकी पहली जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें आपको पूरा जो है कंसेप्ट क्लियर किया गया। जितनी भी आपकी यूनिट है 6 7 जितनी भी यूनिट हैं उनके कंसेप्ट क्लियर किए गए, तो आप उनको कंसेप्ट को ज़रूर देखें। साथ में वहाँ पर मैंने MCQ भी कराए हैं कंसेप्ट के साथ साथ। यूनिट जो आपकी क्लियर करने के बाद वहाँ पर MCQ भी हैं। और साथ में अब ये जो हमने आपके प्रैक्टिस सेट बनाए हैं और साथ में जो आपके प्रीवियस पेपर हैं यानी कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैंने कराए हैं। तो दोनों प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक करिए और वहाँ पर जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो उसकी प्रैक्टिस करिए या फिर नोट्स बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। और एक निवेदन और है कि अगर आज ही चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और लाइक एंड शेयर तो करते ही रहिए। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसे बताना है कौन सी याचिका व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परिचय, प्रतिषेध। आंसर आपको दिखाई दे रहा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए इसको विस्तार से समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को 5 प्रकार के रिट निकालने का प्रावधान है। ये रिट कौन से हैं समझ लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध व उत्प्रेक्षण। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली। चलिए आगे चलते हैं। शिमला समझौते पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? बहुत अच्छा आपका प्रश्न बन रहा है ये, देख लीजिए। इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो, इंदिरा गांधी और अयूब खान, जवाहरलाल नेहरू एवं ZA भुट्टो, या फिर मोरारजी देसाई ZA भुट्टो। जल्दी से बता दीजिए कौन सा आपका आंसर सही जा रहा है। अगर आप लगा रहे हैं इसमें A तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे किस पर? शिमला समझौते पर। अगला प्रश्न देख लीजिए, पहले इसकी डिटेल जान लेते हैं। शिमला समझौता 1972 में भारत पाक के मध्य हुआ, जिस पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। यह समझौते दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने के संदर्भ में मील का पत्थर माने गए। बहुत अच्छे है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त कराया? बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए इसको। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब कब्जे से मुक्त कराया था? तो तीसरे का अगर आप लगा रहे हैं 1960, 1961, 1962, 1963, इनमें से अगर आप लगा रहे हैं CB तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, 1961। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी विस्तार से समझ लेते हैं। भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली अधीनता से स्वतंत्रता दिलाई। इसके साथ ही दमन व दीप को भी पुर्तगालियों से मुक्त कराया। वर्तमान में गोवा क्षेत्रफल दृष्टि से मतलब भारत का सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है पता है आपको? तो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर मूल रूप से कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे? संयुक्त राष्ट्र के संघ के चार्टर पर मूल रूप से कहाँ? न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को या पेरिस या फिर जेनेवा? बताइए आप इसका आंसर। अगर आप उत्तर लगा रहे हैं इसका सैन फ्रांसिस्को तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। डिटेल यहाँ पर है, चेक कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर सदस्य देशों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किया गया। यह हस्ताक्षर अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में किया गया। यह 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। वर्तमान में UNA के 193 सदस्य देश हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, जो ये मैं क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ आपके लिए, मैंने कल भी बताया था वीडियो में आपको
कि अगर आप पीएचडी हैं और आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे आपके नेट के सिलेबस में भी, जो सामान्य पेपर वहाँ पर होता है उसमें 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं और यहाँ पर यूनिट मैच कर रही हैं आप लोगों की। चलिए प्रश्न देखते हैं। स्थानीय सरकार की संस्थाएं कर लगा सकती है, कर नहीं लगा सकती है। राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती है, राज्य सरकार को कर प्रस्तावित कर सकती है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, बताइए आपका आंसर इसमें से कौन सा जा रहा है। अगर आप ए लगा रहे हैं, कर लगा सकती है, तो बहुत अच्छे। चलिए नंबर ऐड करते चलिए अपने। अब आंसर की डिटेल देखते हैं। स्थानीय सरकार अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से निम्न प्रकार के कर आरोपित कर सकती है, जैसे चुंगी कर, मनोरंजन कर, जल कर, स्वच्छता कर आदि, जो आप पे भी करते हो, है ना। चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। केसी वेयर, केटी शाह, डी बसु, मॉरिस जॉन्स। चलिए बताइए किसने कहा है। तो अगर आप उत्तर लगा रहे हैं इसमें ए केसी वेयर, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए इसकी डिटेल चेक करते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप अर्धसंघीय है, यह कथन केसी वेयर का है। मोरिस जॉनसन ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी की व्यवस्था कहा है। ऑस्टिन ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद कहा है। तो देखिए आपको मॉरिस जॉनसन के बारे में भी पता चल गया क्या कहा है, ऑस्टिन के बारे में भी पता चल गया है। तो ये जानकारी, इतनी अच्छी जानकारी आपको मिलती है प्रश्नों के माध्यम से, डिटेल भी आपको मिलती है, सीधे सीधे सिर्फ एमसीक्यू नहीं बताए जाते, बहुत अच्छे से आपको जानकारी भी प्राप्त होती है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं तो आप तैयार रहेंगे उनके आंसर देने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इस बारे में संविधान मौन है, संविधान द्वारा पुनर्विचार प्रतिबंधित है, संविधान में केवल एक बार पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है, संविधान 5 वर्षों के अंतराल के बाद पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है। तो सिर्फ इसमें एक ही कथन सत्य है ABCD में से। तो आपने अगर लगा लिया है आंसर ए तो आप बिल्कुल सही हैं, इस बारे में संविधान मौन है। चलिए इसकी हम डिटेल चेक करते हैं क्या है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, इस संबंध में संविधान मौन है। जबकि अनुच्छेद 57 यानी कि 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में प्रावधान दिया गया है। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होगा इसकी सीमा निर्धारित की गई है, नहीं की गई है ना। तो बहुत अच्छी जानकारी, और ये इस तरह का प्रश्न जरूर एग्जाम में बन सकता है। आगे चलते हैं। अमेरिकी संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की गई थी। व्यवस्थापिका, सीनेट के अधिनियम, स्वैच्छिक समझौता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अमेरिकी संघ की स्थापना किस तरह से की गई थी। तो अगर आप लगा रहे हैं सी, स्वैच्छिक समझौता, तो बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। डिटेल है इसका पोस्ट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, भीष्म जो है शांति पर, मैकियावेली राजनीति, प्लेटो लॉज। अशुद्ध बताना है। तो ये तो सभी को पता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अब ये बची हैं 3, तो आपको बताना है कौन सा आंसर आपका अशुद्ध है यानी कि सही नहीं है। तो ये है मैकियावेली राजनीति। अब देखते हैं ये किससे संबंधित है। शांति पर महाभारत काव्य का एक खंड है जिसके रचयिता वेद व्यास हैं, ठीक है। शांति पर्व, तो फिर तो ये हुआ ना सही, इसका सी, ये तो गलत हुआ फिर, है ना। इसके बारे में जब यहाँ डिटेल दे रहा है तो इसका मतलब ये आंसर इसका सही जाएगा। तो जो शांति पर्व महाभारत का काव्य खंड है जिसके रचयिता वेद व्यास है, तो भीष्म साहनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भीष्म साहनी हो सकता है ना। चलिए आगे चलते हैं। भीष्म ने तो लिखी नहीं होगी ये, जो वो थे नकुल भीष्म। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है लिखित एवं नमनीय, लिखित एवं कठोर, अलिखित एवं कठोर, अलिखित एवं नमनीय। ये आंसर आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ पर भी है लिखित एवं कठोर। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित एवं कठोर है। यहाँ पर इसकी डिटेल इसको चेक करिए, पढ़ना है पढ़ लीजिए। आगे देख लीजिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति विशेष उपयोगी है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति
बतानी है। एक दलीय व्यवस्था के लिए, द्विदलीय व्यवस्था के लिए, बहुदलीय व्यवस्था के लिए, दल विलहन व्यवस्था के लिए। तो जल्दी से लगा लीजिए आंसर। अगर आप लगा रहे हैं कौन सा, तो जल्दी बताइए आपने कौन सा आंसर लगाया। अगर आप लगा रहे हैं सी बहुदलीय व्यवस्था तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अनुपाती प्रतिद्वंदी पद्धति विशेष उपयोगी है किसमें, बहुदलीय व्यवस्था के लिए। डिटेल यहाँ चेक करते हैं। अनुपाती प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रणाली की एक विशेष पद्धति है। प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के लिए विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त होता है ना। कौटिल्य की षड्गुण नीति में से निम्न से क्या सम्मिलित नहीं है, संधि, यान, मैत्री, विग्रह। तो नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि उनकी जो षड्गुण नीति थी उसमें क्या सम्मिलित नहीं हो सकता, तो उसमें मैत्री जो नहीं थी, है ना। क्यों नहीं थी चेक करते हैं। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में षड्गुण नीति के 6 तत्वों की चर्चा की गई है। आश्रय, संधि, विग्रह, यान, आसन और द्वैधी भाव। इस प्रकार स्पष्ट है कि मैत्री षड्गुण नीति का तत्व नहीं है। अब आपको देखो एक ही साथ ही कितनी जानकारी मिली, 6 के 6 तत्व आपको पता चल गए कौन कौन से हैं। संसद का शून्यकाल शुरू होता है 11 बजे दोपहर से पहले, 12 बजे दोपहर, दोपहर के 1 बजे। बैठक के अंतिम घंटों में शून्यकाल कब शुरू होता है, तो जो संसद की कार्यवाही देखते हैं न्यूज़ पर बैठकर, आराम से टीवी पर बैठकर, उनको तो पता ही होगा कि क्या इसका आंसर लगेगा। तो इसका आंसर होगा 12 बजे दोपहर। आराम से बैठकर देखते हैं, सभी जगह कार्यवाही चलती है। शून्यकाल संसदीय कार्यवाही का एक अंग है। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है जो दिन के 12 बजे शुरू होकर 1 बजे तक चलता है, अर्थात 1 घंटे का होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का सही उल्लेख नहीं है। यह नवाचार भारत की देन है। बहुत उम्दा जानकारी आपको मिली इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। रोज़ देखते हैं आप, लेकिन जब भी संसद की कार्यवाही होती है तब भी आप देखते हैं, लेकिन ये जानकारी शायद आपको नहीं पता थी। निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, एकदम से उत्तर लगा लीजिए। अगर आप उत्तर लगा रहे हैं सी तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, और ये आंसर सभी का सही भी जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था। इसके पश्चात ये व्यवस्था आंध्र प्रदेश में लागू की गई। अब आपको दूसरा प्रदेश भी पता चल गया, प्रथम तो चली गया, दूसरा भी आपको मालूम हो गया है। अगला प्रश्न, तीस्ता नदी के जल विवाद किनके बीच है, भारत और नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, या नेपाल एवं बांग्लादेश। तो देख लीजिए, लगाइए जल्दी से इसका उत्तर। अगर आप लगा रहे हैं इसका भी भारत एवं बांग्लादेश तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ डिटेल है, चेक करते हैं। तीस्ता नदी पाहुनरी ग्लेशियर से उद्गमित, यानी कि वहाँ से ये निकलती है। उद्गम का मतलब जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, होकर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए समुद्र में समाहित हो जाती है। यह तो स्पष्ट है कि तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है। अगला प्रश्न, सहकार्य आयोग रिपोर्ट संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, न्यायिक सुधार से, चुनावी सुधार से, न्याय की शक्तियों से। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में बन भी सकता है, और ये मोस्टली मैंने देखा है एग्जाम में आता भी है। तो लगाइए इसका आंसर, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से। डिटेल चेक करते हैं। सरकारी आयोग का गठन, ये आपके नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सरकारी आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंध पर सुझाव देने के लिए गठित की गई। इसमें 3 सदस्य थे, रणजीत सिंह सरकारिया, आर बी सिंह शिवरमन, SR सेन सदस्य थे। इस समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की, यानी कि 1987 में प्रस्तुत की। वर्ष 2007 में गठित पंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। बहुत अच्छी जानकारी है, नोट डाउन जरूर कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कार्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय के दिखाने हैं। नागरिकों के मूल कर्तव्यों की रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा करना, न्यायिक पुनर्वालोकन का कार्य, दंडित व्यक्तियों को क्षमा देना, राज्यों के बीच तथा राज्यों और केंद्रों के बीच क्या करना, उत्पन्न विवादों का निर्णय करना। अब यहाँ पर कूट दिए गए हैं इसके, देख लीजिए कूट में क्या आपका सही जा रहा है। इसको हम थोड़ा कर देते हैं, आप चेक कर लीजिए पहले अपना आंसर, आप क्या लगा रहे हैं।
तो अगर आप इसमें लगा रहे हैं सी 1 2 4 तो आप बिल्कुल सही हैं। तीसरा नहीं है तो चेक करते हैं क्या डिटेल है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है, इसका कार्य क्या है? किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। नागरिकों के मूल अधिकारों की या मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, न्यायिक पुनर्अवलोकन करना, राज्यों के बीच तथा राज्य और केंद्र के बीच उत्पन्न विवादों का निर्णय करना, दंडित व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं, भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के पास होता है। तो वहाँ पर इसलिए तीसरा गलत बताया गया। वहाँ पर क्या बताया गया था कि राज्यों के बीच केंद्र के उत्पन्न जो विवाद हैं, दंडित व्यक्ति हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि राष्ट्रपति या राज्यपाल ही कर सकता है। हर राज्य में राज्यपाल होते हैं, पता है आप लोगों को। निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपने लगाया है अनुच्छेद 61 तो आप बिल्कुल सही हैं। महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। किसके ऊपर? राष्ट्रपति के विरोध में या विरुद्ध में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति को उसके पद से समय पूर्व हटाने के लिए चलाई जाती है। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, और ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट भी मुझे लग रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? विधायिका की, नौकरशाही की, विधायिनी समितियों का या मंत्री परिषद का? तो जल्दी से लगाइए आंसर। अगर आप लगा रहे हैं सी नौकरशाही की तो बहुत अच्छे, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। प्रदत्त विधायन की व्यवस्था नौकरशाही की शक्ति में वृद्धि करता है। विधायिका विधि का निर्माण करती है जिसका कार्यान्वयन प्रशासक नौकरशाह करवाना सुनिश्चित करते हैं। आगे देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है? बताइए। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव, शासन में स्थिरता, निर्णय में शीघ्रता, विधायिका दलीय अनुशासन से कम प्रभावित रहती है। विधायिका दलीय अनुशासन से कम प्रभावित रहती है। बताइए कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है? तो जल्दी से इसको लगाइए आंसर को आप। तो दोस्तों अगर आप लगा रहे हैं ए तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है। चलिए आगे चलते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक होती है जिस कारण उनके बीच समन्वय का अभाव पाया जाता है, जो एक प्रकार का दोष है। यह प्रणाली अमेरिका, ब्राजील आदि देशों में लागू है। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या फिर नमक सत्याग्रह या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन था या फिर चंपारण था या असहयोग नमक सत्याग्रह? कौन सा था इनमें से? तो अगर आप लगा रहे हैं चंपारण सत्याग्रह तो बिल्कुल सही, ये पहला प्रथम सत्याग्रह था। डिटेल देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया भारत में प्रथम सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह वहाँ पर प्रचलित 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध था जिसमें गांधी जी को सफलता मिली। गांधी जी का ध्यान इस समस्या की ओर चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने खींचा था। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली है चंपारण से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? हस्तक्षेप नहीं, अहस्तक्षेप की। आदर्शवाद, समाजवाद, सर्वाधिकारवाद या फिर व्यक्तिवाद? तो लगाए आंसर जल्दी से। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, तो आपने शायद नहीं पढ़ा हो, तो अगर नहीं पढ़ा है तो बता देते हैं। जो व्यक्तिवाद होता है वो अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है। देख लेते हैं इसको। व्यक्तिवाद उदारवादी विचारधारा से प्रभावित एक विचार है जो व्यक्ति और उसकी क्षमताओं को महत्व देता था, उसके कार्यों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को नकारता है। समाजवाद में समाज को तथा सर्वाधिकारवाद में राज्य को सर्वोपरि माना है। सबका इन्होंने सर्वाधिकार का भी बता दिया साथ में। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। बहुत यूनिक प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा, मॉन्टफोर्ड सुधार 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा।
तो जल्दी लगाइए आंसर। अगर आप लगा रहे हैं इसमें कौन सा बी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा क्या हुआ, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ उन्होंने किया इस सुधार में। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल। पार्लियामेंट्री सुधार 1909, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 99 भी कहा जाता है, सर्वप्रथम मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत थी। आगे इस ओर विस्तारित किया गया, जो आज तक भी चली आ रही हैं। ये पद्धति हमारे देश में आज भी है और जिससे हम लोग सभी ग्रसित भी हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष की सहमति से उपराष्ट्रपति। तो जल्दी उत्तर लगा लीजिए इसका। अगर आप उत्तर लगा रहे हैं इसका ए राष्ट्रपति, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, नहीं बुलाई जाती है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी पूरी जानकारी जान लीजिए क्या हुआ। और अभी तक संसद के 3 संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 और पोटा 2000। तो बहुत अच्छी जानकारी और बहुत ही उम्दा, तो इसको जरूर नोट डाउन करें। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंध का उल्लेख करता है। संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के भाग ना आपका 11, भाग 12, भाग 13, भाग 4, ये आपका हो गया 11। ठीक है, ये 12, ये 13, ठीक है, ये 14। तो बताना है संविधान का कौन सा भाग, 13वां भाग, 11वां भाग या फिर 12वां या फिर 14वां भाग। तो जल्दी से बताइए। अगर आप इसका उत्तर लगा रहे हैं ए 11वां भाग, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। डिटेल चेक करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 261 तक केंद्र राज्य संबंध की चर्चा की गई है, जिसमें 2 अध्यायों विधायी और प्रशासनिक में वर्गीकृत किया गया है। बहुत ही अच्छा जानकारी मिली आपको इस प्रश्न से संबंधित। 25 आपके पूरे हो चुके हैं। 26वां प्रश्न है, आसियान का औपचारिक रूप में गठन हुआ था, कौन सा वर्ष है। 1967, 1968, 1969, 1970। तो ये प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे इसका उत्तर। अगर आपको नहीं आता है तो सोचते रहिए, आता है तो सोच के रखिए आंसर नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि आपको 18 में मिलेगा इसका आंसर। चलिए, अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए।